वेलकम टू सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास। आज एक नया टॉपिक है सिटीजन, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम लोग आज बात करेंगे नागरिकता के बारे में। भारत में नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशाधिकार से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। ये 5 प्रकार है जिसके द्वारा जो है हम भारत में नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहने का मतलब, अगर मेरा जन्म भारत में हुआ उससे भी हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। और हमारे अगर मान लीजिए कि पूर्वजों का है, उससे भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं पूर्वज के द्वारा। अगर मेरा यहाँ पे ज़मीन है, उससे के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना, एकल नागरिकता। और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, ठीक ना। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के लोगों को यहाँ पर स्थान देने का बात किया गया था? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई। ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन सभी को जो है ना यहाँ पर नागरिकता देने की बात कही गई है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय नागरिक नागरिकता के किस आधार पर समाप्त कर सकती है? यानी कि भारत के नागरिक अगर नागरिकता को समाप्त करना है तो परित्याग, पर्यावर्षण और वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर जाएगी? 7 वर्ष तक। अगर आप लगातार 7 वर्ष तक भारत में बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, कहता नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 है संविधान लागू होने के समय में। अनुच्छेद 6 है भारत से पाकिस्तान के प्रजनन मतलब अलग होने के समय, और पाकिस्तान से मतलब जो है प्रजनन व्यक्तियों की नागरिकता। और अनुच्छेद 8 है भारतीय मूल उन लोगों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिक मतलब किसी को मन है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, तो व्यक्ति भी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 है भारतीय नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि पैसा जमा है मेरा भारतीय बैंक में, हम नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। और भारतीय मूल व्यक्ति के पीआईओ कार्ड की धारक है कृषि भूमि, भारत में नहीं खरीद सकता है। यानी कि भारत मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अब तीनों में तुलना दिया गया है, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड धारक में। अप्रवासी भारतीय जो है एनआरआई कहलाता है, और भारतीय मूल के व्यक्ति पीओआई, और विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कहलाता है। परिभाषा सबका अलग अलग दिया है, देखिए। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत से बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट, और प्रवासी भारतीय यानी कि भारतीय पासपोर्ट के आधार पर, ठीक है। उसके बाद है आप देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति, ये जो है स्वयं व्यक्ति उसका कोई पूर्वज या भारतीय नागरिक रहा हो, ठीक है ना, ये सभी। और जो विदेशी नागरिक है एक व्यक्ति जो विदेश में अपनी नागरिकता प्राप्त की हो। इस प्रकार से इसमें मूल चीज़ जो है दिया हुआ है, आपको याद रखना है। भारत में कम से कम 7 वर्षों निरंतर निवास करने के आधार पर आवेदन कर सकता है। अगर आप भारत में 7 वर्ष तक से रह रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। और अप्रवासी भारतीय भारतीय नागरिक है, ठीक है। बाकी चीज़ जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार का अधिकार दिया गया है, बाकी दोनों को नहीं दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 9 जनवरी को, यहाँ पर देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। 9 जनवरी को याद रखिएगा। एम.एल. सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग जानेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है। कोई भी अधिकार या नियम कानून जितने भी संशोधन हैं वो जो है सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद, राज्य, विधानमंडल में दोहराए गए नियम कानून की प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का सुनिश्चित करना, ठीक है ना, याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, ये समानता का अधिकार है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में जो है ये क्या है? ये है आपका समानता का अधिकार, ठीक है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। अब चलिए, कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर विभेद करना प्रतिनिषेध अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे समानता का अधिकार कर सकते हैं। यानी कि भारतीय संविधान हमें यह सिखाता है, यह बताता है कि हम किसी भी जाति विशेष से नफरत नहीं कर सकते हैं, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं, ठीक है, किसी भी तरह का हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सब समान है, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संयुक्त प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के समग्रता के सर्वोच्च माना गया है? तो अनुच्छेद 14 से 16, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में कौन सा जो है लोक नियोजन की अवसर की समानता है? तो यह अनुच्छेद 16(1) और 16(2), ठीक है। उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठन किया गया था? जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में, जो है ना, आज जो है आप देखते हैं सबको OBC में अदर बैकवर्ड कास्ट जो है BC1 BC2 इस सब में विभाजित किया गया है, ठीक है। संवैधानिक उपबंध। अब देखिए, केवल भारत नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत में रहते हैं, उसको क्या अधिकार है? कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आधार पर विभेद का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन विषयक अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांति, सशस्त्र सम्मेलन, संघ में सहकारी समिति बनाने और भारत के राज्य के क्षेत्र में बसने और व्यापार करने अनुच्छेद 19 में है। यहाँ पर देखिए सब में दिया गया है अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, जो अल्पसंख्यक हैं, जिसकी आबादी कम है। शिक्षण संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 है। ये था, आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ना केवल जो है ना भारतीय नागरिकों के लिए था। अब भारतीय एवं विदेशी नागरिकों का क्या है उसके बारे में जानिए। देखिए, कहता विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद, यानी कि जीवन जीने का अधिकार सबको अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार 21 में ठीक ना, जो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के A में दिया गया है, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ठीक है, कुछ दशाओं में बोल रहा है गिरफ्तारी जो है एवं निरोध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध। धर्म एवं संस्कृति शून्यता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में है। धर्म को आप मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद है देखिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद में अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, उच्च नीच अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। यहाँ जो है अनुच्छेद 18 याद रखेगा, उपाधियों का अंत।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता है? अनुच्छेद जो है 19 में आपको बोलने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, ठीक है ना, सुनता है, फ्रीडम है, स्पीच देने का, भाषण देने का अधिकार है, ठीक है ना। भारत संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता आ गया ना, प्रत्यक्ष प्रावधान है, परंतु यह स्वतंत्र रूप से किस अनुच्छेद में अंतर्निहित? अनुच्छेद 19A में निहित है, ठीक है ना। अनुच्छेद जो है याद रखिएगा ए में निहित है, अनुच्छेद ए में निहित 19 के ए में, ठीक है। भारत संविधान में आर्थिक समानता का मौलिक अधिकार भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या क्या है। अनुच्छेद 19 के जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत 6 गो चीज़ें हैं। पहला है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार, कोई भी व्यक्ति आजीविका व्यवसाय कर सकता है, संघ बना सकता है, कमेटी बना सकता है और भारत के किसी भी राज्य में जाके रह सकता है और भारत के किसी भी भाग में निवेश कर सकता है अपना। ये देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दिए गए, यहाँ पर आप दे सकते हैं 6 वो स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद है कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया किसी अपराध के अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं? अनुच्छेद 20C में, यानी कि कोई भी व्यक्ति को आप दबाव नहीं डाल सकते हैं गवाह देने के लिए, बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में दोहरे दंड की? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 हमें सिखाता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं कर सकते हैं आप। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की दिशा अधिकार संरक्षण? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A में अल्पसंख्यक की अपनी रुचि के संरक्षण के स्थापित संचालन करने की शक्ति देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार किसे संविधान का हृदय कहा है? संवैधानिक उपचारों को जो है ना हृदय की आत्मा कहा है, हृदय कहा है, उपचार कहा है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा याचिका दायर की जा सकती है? बंदीकरण पृथक्करण, ठीक है ना, बंदी पृथक्करण करा देता है। संसद को मौलिक अधिकार संशोधन किस निर्णय को बताया है? केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया है? इसको जो है ना मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार दे दिया गया है। तथा वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? वैधानिक, अभी तुरंत बताए। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में मतलब लागू किया गया था। इसको सूचना का अधिकार कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल किए हैं, कोई भी चीज़ किए हैं, लिखे हैं, वो कागज़ कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा इसके बारे में। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख चलिए कहता है कि अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार। भारत संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिक उपलब्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा मूल अधिकार? राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा जो है ना मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 352 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 के अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखिएगा 1976 के अंतर्गत किया गया था।
मूल अधिकार देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था के स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। आप कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म को मान सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई पाबंद नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी धर्म को मान सकता है भारत में। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने में सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भाग 4 में। भारत संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। समान आचार संहिता राज्य के निश्चित तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता इसके तत्व के भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। याद रखिएगा, पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड है पहला राज्य। भारतीय संविधान के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में। पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा देता है? अनुच्छेद 51। याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है 51। राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चक्र है जो बैंक की सुविधा के अनुसार के.टी. शाह का कहना था। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक बैंक की भांति कार्य करता है। अब नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व संबंध राज्य की जो है परिभाषा है। अनुच्छेद 37 न्यायालय का प्रवर्तन होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए है सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानता को कम करना। 39 का को है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका उपार्जन करना है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 सामुदायिक भौतिक संसाधनों के स्वामित्व प्रकार करना है। अनुच्छेद घ में कहता है 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। इसीलिए कभी कभी देखिए आंदोलन होता है कि हमको समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। अगला अनुच्छेद है पुरुष स्त्री कामगारों को स्वास्थ्य शक्ति बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होना, यानी कि उसका संरक्षण करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। 41 में कहता है कुछ दशाओं काम करने शिक्षा लोक सहायता। 42 में काम की न्याय, ठीक ना। 43 में काम करने के लिए निर्वाह की मजदूरी, अगर काम करता है तो उसको मजदूरी देना है, ठीक ना, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सब है देख लीजिए। 43 का खोम उद्योग का प्रबंधन है सहकारी समिति है, ठीक ना। 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिकता, ये देखिए यही है 44 में, इसको यूसीसी कहते हैं, इस पर विवाद रहता है। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। 46 है SC/ST दुर्बलों के शैक्षणिक आर्थिक समृद्धि। और 47 है पोषाहार स्तर पर, यानी कि आंगनबाड़ी सब में जो पोषाहार मिलता है। अनुच्छेद 48 है कृषि पशुपालन से संबंधित है। 48 का को पर्यावरण संरक्षण। 49 में राष्ट्रीय महत्व जो है और 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, ठीक ना। और 51 है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, ये 51 पर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कर्तव्य की बात कर लेते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल डाइट्स। मूल कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? किसी देश की संवैधानिक संवेदनाओं से होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक कर्तव्य? भाग 4A में। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1906 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है टोटल। भारत संविधान मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर है?
सरदार स्वर्ण सिंह 1976। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान। मूल कर्तव्यों में किन दो वर्गों में रखा गया है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक का कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्र संग्राम में उच्च आदर्श है नैतिक कर्तव्य। ठीक ना। प्राकृतिक पर्यावरण वन जीवों का भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य में से एक है, यानी कि हमको जो है प्रकृति का संरक्षण करना है और पर्यावरण का भी संरक्षण करना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व एवं स्थानों स्मारकों की रक्षा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निदेशक इसके अंग हैं, यानी कि राज्य के जो है नीति निदेशक तत्व इसके अंग हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, किस अनुच्छेद 51 के 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होता है मूल कर्तव्य, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य: संविधान का पालन करना है, उसके अनुसार चलना है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगण का सम्मान करना है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में को प्रेरित सजाए रखना है, संपूर्णता को बनाए रखना है, देश की रक्षा के लिए आह्वान करना है, ये सभी चीज़ें हैं। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति, पर्यावरण, वन, झील, वैज्ञानिक, मानवतावाद, जितने भी है, यानी कि सभी आपसी भाईचारा को बना के रखना है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। और इसमें है, आप ये देख सकते हैं, 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता जो संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक ना, इसको जो है ना, कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसके माता पिता जो है ना उसको शिक्षा नहीं देते हैं तो उसका अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में है? PJ इमैनुअल बनाम केरल राज्य बनाम। ठीक है ना, बाध्य नहीं कर सकते हैं उसको, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते हैं आप। अब चलिए हम लोग राष्ट्रपति पर चल देते हैं। कहता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, कहता है राष्ट्रपति पद की अर्हता अनुच्छेद 58 में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए और किसी के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी लाभ उसको नहीं मिलता। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक एकल संक्रमण पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के व केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा, कम से कम 50। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल तो भाग है परंतु उसमें महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्य की विधानसभा है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी कि एक व्यक्ति एक ही पद का लाभ उठा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के भीतर समय सीमा के भीतर भरना होगा। अगर किसी भी तरह से उसको हटा देता है या मृत्यु हो जाती है आकस्मिक समय से पहले या हटाया जाता है तो उसको जो है 6 माह के अंदर भरना होगा पद को। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति या पूर्व पद से हटा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है संसद को, संसद को अधिकार है, अपना वो समर्थन लेगा सब मिल करके तब उसको हटा सकते हैं, बिना समर्थन का नहीं हटा सकते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में, ठीक ना, लाया जा सकता है महाभियोग। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचित करता है? अनुच्छेद 57।
राष्ट्रपति की कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्री पर वापस भेजने का अधिकार किस संविधान में है? दिया गया 44वें संविधान संशोधन में दिया गया। ठीक है। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आकस्मिक में राज्यपाल के निर्वहन हेतु बंद करता है? अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 52 जो है ये देखिए भारत की राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। ठीक है ना। 57 पात्रता, 58 अर्हता, पद के लिए 59 शर्त और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 61 में जो है महाभियोग चलो यानी कि हटाना चाहते हैं तो उस पर महाभियोग चला के उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समर्थन जुटाइए और उसको हटा सकते हैं समर्थन जुटा करके। ठीक है। अनुच्छेद 62 देखिए राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए जो है ना निर्वाचन करना है। और अनुच्छेद 72 जो है वो क्षमा आदि करने के लिए है। कोई किसी के फांसी को निलंबित करना है, सजा को निलंबित करना है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका का विकास करना है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति ही किसी को क्षमा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब बंद कर सकता है? केंद्र विधान मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधिनियम 1986। ठीक ना, याद रखिएगा। कहता है भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक ना। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है सिर्फ राष्ट्रपति को है। ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री एवं केंद्र मंत्री, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग, राजभाषा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान न्यायवादी एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, संघ क्षेत्र के राज्यपाल एवं प्रशासक, दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। ठीक ना, ये सबको जो है राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख महीना। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय बताए थे तब तक रहेगा जब तक उसको भर नहीं लिया जाता। वह राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति है भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? ये जो है देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद भी रहा था। द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने प्रथम एवं सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हुए। याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पर सदावर्त पद धारण करने वाले अधिकारी हैं संघ के मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, भारत के महान न्यायवादी हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। कोई भी नियम है लास्ट में जो है ना राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो लागू हो जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, वो रोक सकता है। ठीक ना। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं।
भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो वराह वेंकट गिरी। भारत संविधान में भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि वो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किस राष्ट्रपति का कार्यकाल था? जस्टिस अहमदुल्ला। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? जस्टिस अहमदुल्ला ने। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां बना है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्य राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक रहा था। सबसे ज़्यादा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, 50 से 62। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति है जब दंड सेना न्यायालय दिया गया हो, जब दंड संघ विषय पर आधारित हो और जब दंडावेश मृत्यु हो। इस सब में जो है क्षमा कर सकता है। द्रौपदी मुर्मू, ये तो आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल कौन सा होता है? सम्मिलित संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित होना चाहिए और मनोनीत होना चाहिए। भारत को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का समाधान ये भी उच्चतम न्यायालय प्राप्त है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ही इसका देख रेख करेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसका प्रावधान देखिए कहाँ कहाँ है, देख सकते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 में पदेन सभापति होगा और जब उसके किसी भी तरह से हटाया जाएगा तो उसका जो है कार्यवाही राष्ट्रपति करेगा। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में है उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर चुनाव करना। 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ। 70 में है आकस्मिक राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन और 71 में चुनाव संबंधित हुआ उसे विषय दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वेंकटगिरी, गोपाल पाठक, BD जत्ती, हिमदतुल्ला, वेंकटरमन, शंकर दयाल, R नारायण, श्रीकांत, ठीक ना, ये सभी हैं। और अभी जो है आप ये तो हट चुके हैं धनखड़ जी, अब बने हैं CP राधाकृष्णन। नए बने हैं कौन? CP राधाकृष्णन, याद रखिएगा 15वें, ठीक ना। वो हट चुके हैं। जगदीप धनखड़ जी अभी नहीं हैं, आपको याद रखना है। CP राधाकृष्णन बने हैं उपराष्ट्रपति। किसी धन की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका सदस्य नहीं है राज्यसभा में, ठीक ना, याद रखिएगा, राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभाले। भारत में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी पद पर निर्वाचन के लिए राज्य के विधान परिषद के सदस्य हैं। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों में तुलना है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको देख के नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, दोनों में तुलना दिया है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि कोष से इसको वेतन दिया जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्र सरकार प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु है 25 साल, ठीक है ना, 25 साल आपका उम्र होना चाहिए। और यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव अपने पक्ष में ले सकता है। वास्तविक कार्यकारी की शक्ति जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा सदस्य न्यूनतम जो है ना कितनी संख्या होना चाहिए? 50।
भारत का प्रधानमंत्री संसद किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व का कौन निर्धारण करता है? उसको उत्तरदायित्व देता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या जो है 91 संविधान 2000 संशोधन के 3 के तहत दिया है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। कहता है केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है ना, राज्य के कार्यपालिका की शक्ति पर जो है अनुच्छेद 257 है। लाभ के पद पर निर्धारण का संसद एवं राज्य विधानमंडल होता है। भारत राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन है? विधायिका के अधीन है। और जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट पहले गृह मंत्री व बाद के रक्षा मंत्री बने थे। ठीक ना, ये था कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू, याद रखिएगा, कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CR शममुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन यानी कि अचानक हो गया। तो अपने प्रतिनिधित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में। श्वेत पत्र मतलब होता है, व्हाइट पेपर मतलब होता है, यहाँ पर देखिए श्वेत पत्र मतलब भारत का से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को श्वेत पत्र कहते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन है? गोपाल स्वामी अय्यंगार के द्वारा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में अंतर है। ये जो है राज्य स्तर के मंत्री है, इसमें केवल मंत्री स्तर होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान 74 और 75 में दिया गया। ठीक है ना, दोनों में अंतर है। कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं उत्तरदायी। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के 3 विधिक अधिकारी हैं, महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी है। ठीक ना, याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायाधीश किसकी विधि सलाहकार देता है? भारत सरकार को सलाह देता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश को सौंपे गए पत्र है? भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 173 राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय को मतलब जो है सलाह देता है और उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई का अधिकार भी है। 1976 के अनुसार महान्यायवादी किसके पद धारण करेगा? राष्ट्रपति का। ठीक ना, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्रवाई सम्मिलित होने का अधिकार है और वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायाधीश कनिष्ठ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश कौन है? R वेंकटरमणी। महान्यायाधीश का पद संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का जो है ना एक संवैधानिक पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक पद है। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको कहते हैं, V नरही राव। ठीक ना। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। संसद लोक सेवा समिति कौन बैठक करता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक कैग पदों का सृजन होता है? संविधान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मार्गदर्शन कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक निधि मुख्य
अभिभावक के रूप में कहा जाता है। राज्य में केंद्र सरकारों के भी सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है। नियंत्रक महापरीक्षक को वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि कोष से दिया जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा से नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 149 जो है कार्य की शक्ति देता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्य के बीच में खर्चों का विवरण, ठीक है ना। और अनुच्छेद जो है 151 जो है यहाँ पर देखिए अंक से प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है? रिपोर्ट तैयार करता है, याद रखिएगा, रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है। यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है और हम प्रत्येक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करवाते जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो है ना हो सके तो शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।